नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय डॉक्टर राकेश पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। पिछले 10 दिन में जो घटनाक्रम हुआ है, अगर आप उसको सीढ़ी दर सीढ़ी जोड़ेंगे तो आपको एक पूरी फेरिस्त नजर आएगी। स्वामी से लेकर मधुकेश्वर तक, महाराष्ट्र से लेकर चल रही अफवाहें और मतलब एक शर्मनाक और एक ऐसा घटनाक्रम जिसका कोई पढ़ा लिखा तबका तो बोलना भी नहीं चाहता उस पर, या समझदार तबका जिसे कहेंगे, पढ़ा लिखा नहीं समझदार तबका। तो सवाल यह उठता है कि फिर मोदी के घर में विभीषण कौन? आखिर रावण के साथ विभीषण था, रावण का भाई कुंभकर्ण भी था। कुंभकर्ण ने प्राण दे दिए रावण के कहने पर, लेकिन रावण की कमियां दूसरे जगह नहीं बनाई। विभीषण जब रामादल में पहुंचे तो प्रभु श्री राम को पता लगा, बार बार सर कट रहे थे, बार बार सर जुड़ रहे थे, तो कहां से क्या है? तो उन्होंने कहा, स्वामी इसकी नाभि में अमृत है। और फिर एक बाण नाभि में मारा, काम तमाम हो गया। वही नाभि खोजी जा रही है नरेंद्र मोदी की, कहां पर बाण मारा जाए। ये जो मैंने आपको समझाया उसका तारतम्य सिर्फ इतना है कि आखिर 2026 शुरू हुई है, तब से लेकर अब तक मोदी को श्वास क्यों नहीं ले पा रहे हैं? वो ऑक्सीजन आदान प्रदान क्यों नहीं ढंग से कर पा रहे हैं? ईरान इजराइल युद्ध में फंस गए। उसके बाद कल एक और नई चर्चा आई कि एक बातचीत हुई, उसमें कई बिजनेसमैन, अमेरिका के राष्ट्रपति बड़े जोर शोर से उसका, फिर वही सर भी कह देंगे फिर दलाल कौन, तो फिर लोग चिढ़ जाएंगे। लेकिन मैं यहां आज एक बड़ी गंभीर, क्या इस्तीफा होने के बाद ही ये ग्रुप मानेगा? तो सर पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि इस पूरी फेरिस्त में विभीषण कौन है? कौन इस मोदी की बनी बनाई लंका को ध्वस्त करने पर उतरा है मादा है? देखिए, निश्चित तौर पर अब इस वक्त मोदी की स्वर्ण नगरी में उनके साथ लोक कल्याण से लेकर वो जो सेवा तीर्थ बना है, या झंडे वालान में जो नया 7 मंजिला 8 मंजिला दफ्तर बना है, वहां कहीं ना कहीं सेंध लग चुकी है और अपनों ने ही लगाई है। देखिए, कांग्रेस और विपक्ष तो 12 साल से कोई ना कोई ढोल पीट ही रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन जितना घिरे हुए मोदी आज की तारीख में दिखाई दे रहे हैं, इतना पूरे राजनीतिक जीवन में वे कभी नहीं दिखाई दिए। गोधरा के बाद भी नहीं। वो गोधरा एक अलग विषय था, उसमें तो उनकी छवि निखर रही थी, एक हिंदू हृदय सम्राट की, मुसलमानों की चूड़ी टाइट करने वाले की इमेज, तो उस विरोध से उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन अब जो चीजें सामने आ रही हैं उससे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे घर का भेदी लंका ढाने निकल पड़ा है। अब अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं बताऊं तो मेरे और आपके लिए, सबके लिए अभी तो ये पहेली ही है कि विभीषण कौन है, और क्या एक विभीषण है या कई सारे विभीषण खड़े हो गए भीतर ही भीतर। 2-3 घटनाओं का जिक्र करना जरूरी है जिससे आप समझ जाएंगे। हम इस पर आएंगे, मधु पूर्णिमा किश्वर के ट्वीट पर, प्रोफेसर स्वामी के लगातार इंटरव्यूज पर, बयानों पर। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी चीजें हैं नीतिगत मसलों पर। नरेंद्र मोदी के भाषण और उनको राय देने वाले कौन है? कौन नरेंद्र मोदी को यह लिखकर देता है कि ट्रेड डील का ऐलान हो और अगले दिन आप संसद में अपना अभिनंदन करा लें? कल की ही बात है, हम लोगों ने एक्साइज ड्यूटी कम करने पर बात की थी, शिव कुमार। किरण रिजिजू जी कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के लिए नरेंद्र मोदी का सम्मान किया जाएगा संसद में, सांसद उनका सम्मान करेंगे। जैसे ही किरण रिजिजू जी का जी, तो सर ली गई उस पर क्या असम्मान होगा, क्या होगा? वो तो थोड़ी सी मेरी जिज्ञासा निकल आई कि जो इतने वर्ष तक वसूली गई, कई लाख करोड़ वसूली गई है, तो उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? विपक्ष, राहुल गांधी, वो विपक्ष में बने रहे और सरकार वसूलती रही, तो उसके लिए तो क्या उनकी लानत मनामत होगी? मैं
अगले वाक्य में मैं वही कहने वाला था, मैं ताड़ गया था कि शिव कुमार जी ये जरूर पूछेंगे कि सर एक्साइज ड्यूटी कम करने पर अभिनंदन हो रहा है, तो जब बढ़ रही थी पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही थी और इसी एक्साइज ड्यूटी के नाम पर लाखों करोड़ रुपए वसूला जा रहा था, तब बीजेपी के सांसदों ने सेंट्रल हॉल में या संसद में नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे क्यों नहीं लगाए थे? क्यों नहीं एक बार भी ये आवाज सुनाई दी कि नरेंद्र मोदी लानत है आपको, आपने इतनी एक्साइज ड्यूटी बढ़ा बढ़ाकर इतने लाखों करोड़ रुपए वसूल कर लिए। तो ये जो नीतियां तय हो रही हैं, ये जो फैसले कोई करवा रहा है, मैं उसे विभीषण मानता हूं। और एक उदाहरण देख लीजिए, ईरान अमेरिका इजरायल युद्ध को लेकर पाकिस्तान में बातचीत होने वाली है। भारतीय विदेश सेवा में वर्षों नौकरी करने वाला आदमी जो कि मंत्री है, वो अगर ये कह दे कि भारत दलाल देश नहीं है, ये भी अंदर खाने नरेंद्र मोदी पर ही निशाना है। क्योंकि नरेंद्र मोदी के लिए यही जयशंकर तो कह रहे थे रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा दिया था, तो अब उन्होंने ऐसी उलटबाजी क्यों की है? इसलिए मैं बार बार संकेत कर रहा हूं कि देखिए, मधु पूर्णिमा किश्वर के बयान, ट्वीट, सुब्रमण्यम स्वामी के इंटरव्यू उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने सरकार के स्तर पर मोदी के श्रीमुख से और सरकार की नीतियों के जरिए ऐसे फैसले कराए जा रहे हैं जो घर का भेदी ही करा सकता है। कोई है जो उन्हें गलत राय दे रहा है? गोस्वामी जी ने लिखा है शिव कुमार रामचरितमानस में, सचिव वैद्य गुरु तीन ज्यों प्रिय बोले भय आस। सचिव वैद्य गुरु तीन ज्यों प्रिय बोले भय आस। राज धर्म तन तीन कर होए वेगहि नास। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिस राजा के सचिव उसे भय के कारण या स्वार्थवश सिर्फ मीठा मीठा बोल रहे हो उसके सामने, उस राजा का राज, धर्म और शरीर तीनों बहुत तेजी से नष्ट होते हैं। राज धर्म तन तीन कर होए वेगहि नाश। तो आज के राजा, चक्रवर्ती सम्राट, हिंदू हृदय सम्राट 500 साल बाद दिल्ली के हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे हुए नरेंद्र मोदी को उनके सचिव, उनके राजपुरोहित, उनके मंत्री, सब लोग मीठा मीठा प्रिय बोले भय आस, भयवश या स्वार्थवश प्रिय प्रिय बोल रहे हैं, मीठा मीठा बोल रहे हैं। ये है असली विभीषण जो नरेंद्र मोदी को सचमुच में रसातल में ले जा रहे हैं। अब हम उस पर भी बात करेंगे। आपका एक सवाल ले लें, फिर मधु पूर्णिमा किश्वर के ट्वीट पर, इतने लंबे उन्होंने जो व्याख्यान जैसा दे डाला है ट्विटर पर, उस पर, और प्रोफेसर स्वामी के बयान पर। जी सर, सवाल ये उठता है कि आप तो चूंकि कभी कभी फिल्में देखते रहते हैं, तो आपने अजय देवगन की फिल्म देखी होगी निश्चित रेल। उसमें ताऊ जी के घर में इनकम टैक्स का छापा पड़ता है। ताऊ जी लास्ट तक ये खोजते रहते हैं कि विभीषण कौन है। उनकी पूरी सल्तनत बर्बाद हो जाती है और उस फिल्म में तब प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी दिखाई जाती हैं और वो उनका फोन उठाने से मना कर देती हैं, वो मिलने से मना कर देती हैं और वो उनकी बात नहीं सुनती हैं, जबकि वो उत्तर प्रदेश के एक बड़े कांग्रेस के नेता दर्शाए गए हैं, सरकार गिराने बनाने की भी भूमिका में थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने उनका फोन नहीं उठाया, तो वो विभीषण नहीं खोज पाए। तो जब वो जेल चले गए तो जेल की दीवारों पर लिख देते थे, जिधर मौका लगता था, कोयला मिल जाता था, वहीं लिख देते आखिर विभीषण कौन। अभी आपने कल देखा होगा कि नेपाल में तख्ता पलट हुआ, सत्ता बदल गई, चुनाव के जरिए बदली गई, विवाद हुआ, विवाद के बदले नहीं बदली गई। कल ही गृह मंत्री और प्रधानमंत्री गिरफ्तार कर लिए गए। उस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लिख दिया कर्मों का फल भोग रहे हैं। तो पूरी ट्रोलर आर्मी टूट पड़ी कि कुछ दिन पहले तुम भी गिरफ्तार हुए थे। तो जो देश में वातावरण बन गया है, सच सुनने वाले लोगों की चुप्पी इस देश को रसातल की ओर ले जा रही है। मैं बड़ी गंभीर सर बात कह रहा हूं। हमें पता है कि सामने वाला सफेद झूठ बोल रहा है,
लेकिन हम खामोश हैं। इस खामोशी की सजा 145 करोड़ देशवासी भुगत रहे हैं, जबकि इस पर समर्थन करने वाले लोगों की संख्या 1 करोड़ के भीतर है। तो सर, ऐसे में जो मौजूदा स्थितियां बनती जाती हैं, चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे देश नीति हो, लॉकडाउन को लेकर मंत्रियों की कल फौज उतारनी पड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आज सब अखबारों में छप गया है कि 7 दिन का तेल और गैस बची है। सर, रोकोगे कैसे? जनता की नाराजगी कैसे रोकोगे? मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूं। आपने तो कई सरकारें देखी, वो सरकारें देखी जिनके इनका भी अभी इतना हौसला नहीं है। उन सरकारों के सामने तो कोई लोग बोल भी नहीं पाते, सोशल मीडिया भी नहीं थी कि हम अपनी बात कह के वायरल करते। आपने रेड फिल्म का जिक्र किया, उसमें एक सीन और था शिव कुमार जी, आप भूल गए। जब ताऊ जी बीच में दिल्ली जाते हैं, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी का जो उसमें चरित्र बताया गया है, जो रोल अदा कर रही हैं अभिनेत्री, वे प्रधानमंत्री कार्यालय में जाकर अपना रोना रोते हैं। इंदिरा जी अपनी फाइल पर पेन से लिखती रहती हैं, ऊपर नजर उठाकर नहीं देखती। वे किस तरह निराश होकर ताऊ जी लौटते हैं, वो चेहरा याद कर लीजिए। बहुत शानदार एक्टर हैं वे। बिल्कुल। जो निराशा उनके चेहरे पर है कुर्सी से उठ के बाहर जाते समय की, हम नहीं जानते ऐसा कोई दृश्य इस देश में कब देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो हालात हैं वो नरेंद्र मोदी के लिए कठिन होते जा रहे हैं। आज के अखबार की खबरें पर्याप्त हैं चिंता में डालने के लिए। रिजर्व स्टॉक अब सिर्फ 7 दिन का, इतने बड़े महादेश में। ऑस्ट्रेलिया में बिजली बंद हो गई है, पूरे देश में लाइट बंद थी कल। कई देशों में लॉकडाउन की नौबत है। नरेंद्र मोदी के मंत्री, उनकी ट्रोल आर्मी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कब तक इस सच से मुंह चुराती रहेगी कि हालात अच्छे नहीं हैं। आपने नेपाल का जिक्र किया। मैं आज तक इस बात को नहीं समझ पाया शिव कुमार, आस पास दूर कहीं किसी देश में सत्ता परिवर्तन हो, सत्ताधारी शासक के खिलाफ आंदोलन हो, ये बीजेपी वालों को इतना डर क्यों लगने लगता है? मैं समझ नहीं पाया। ऐसा लगता है थर थर कांपने लगे हैं। बांग्लादेश में जैन जी का आंदोलन हो तो कपकपी बीजेपी के लोगों को आने लगती है। नेपाल में तख्ता पलट हो गया, सत्ता पर, और ऐसा तख्ता पलट नहीं हुआ। जैन जी सड़कों पर उतरी, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन हुआ, सरकार ने दबाने की कोशिश की, गोली चली, लोग मारे गए, चुनाव हुए। चुनाव के बाद बालेन शाह 35 साल के 38 साल के हैं, प्रधानमंत्री बन गए। अब उन्होंने भूतपूर्व प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को गिरफ्तार करा लिया। आज यूक्रेन की तरह हो गया सर, एक युवा प्रधानमंत्री कूद गया मैदान में एकाएक। तो मैं वही तो नहीं समझ पा रहा हूं कि बीजेपी क्यों इतना डरती है इन घटनाओं से। श्रीलंका में आंदोलन हुआ तो भारतीय जनता पार्टी और पूरी भगवा ब्रिगेड थर थर कांपती देखी गई थी। बाकी तो किसी को डर नहीं लगता। कहीं ऐसा तो नहीं कि चोर की दाढ़ी में तिनका वाला मुहावरा कहीं लागू हो रहा हो। अब सवाल यह है कि इन परिस्थितियों में मोदी जी के खिलाफ जो नया मोर्चा खुला है वो सीधे सीधे उनके व्यक्तिगत जीवन और उनकी चारित्रिक हत्या की प्रयास की कोशिश है। सीधी सी बात। देखिए, मधु पूर्णिमा किश्वर के बयानों को इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता। सर, यहाँ मेरा एक सत्ताधारी सवाल पार्टी के लोग, आप शुरू करें उससे पहले मेरा एक सवाल बहुत बड़ा है। जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है, इस देश के प्रत्येक नागरिक के प्रधानमंत्री है। बिल्कुल बिल्कुल। वो अपनी सोच भाजपा के समर्थक रख सकते हैं, वो आरएसएस वाली रख सकते हैं, ये उनके अंतर्मन की सोच है। लेकिन जब वो संविधान की शपथ ग्रहण कर चुके थे तो इस भारतीय लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं, और भारतीय लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं तो भारतीय लोकतंत्र में जो नियम कानून संविधान के तहत बने हुए हैं उन्हीं के तहत काम करने का उन्हें अधिकार प्राप्त है। और उस अधिकार के तहत मेरा अपना मन है कि मैंने किसको वोट दिया, लेकिन वो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। बिल्कुल। मेरा पहला सवाल है कि मेरे प्रधानमंत्री की ये चारित्रिक हत्या करने वाले हैं कौन, और अगर ये कर रहे हैं फर्जी तो इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? मेरे प्रधानमंत्री का चारित्रिक पतन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं, और इसकी जांच क्यों नहीं? अब तक स्वामी बीजेपी में कैसे बने हुए हैं, या फिर ये कोई गेम है? देखिए, क्या गेम है हम नहीं जानते, लेकिन इतना तय है कि मामला इतना सीधा साधा नहीं है, बहुत साधारण बात नहीं है। तीसरी बार बने हुए प्रधानमंत्री के बारे में एक लेखिका, एक पत्रकार जिसने उनकी जीवनी लिखी है, मोदी नामा लिखा है, जो उनकी चरम अंधभक्त थी,
वे उनके बारे में इतनी तफसील से लिख रही हैं, सब कुछ बता रही हैं, किसी सीढ़ी की बात कर रही हैं, तमाम महिला नेताओं के बारे में किसी का नाम लेकर किसी का बिना नाम लिए आक्षेप लगा रही हैं। इसमें पहले तो इस हिस्से को अलग कर दीजिए। वे जिस तरह से महिला नेत्रियों पर या किसी भी महिला पर आरोप लगा रही हैं, वो बेहद निंदनीय है। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बिना प्रमाण के किसी महिला का चरित्र हनन करें या उसे संदेह के घेरे में डाल दें। आपने कह दिया कई महिलाएं मंत्री बनी हैं इसी तरह से नरेंद्र मोदी के संपर्क में आकर। तो सर वो तो 12 वर्ष में गिनती में आ जाएंगी कितनी बनी है, उन सबका चरित्र हनन हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, तो ये एक बहुत गंभीर बात है, इस पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई उस पर भी होना चाहिए जो आरोप उन्होंने नरेंद्र मोदी पर लगाए। आपने ठीक कहा, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, मैं तो उनका मुखर विरोधी हूं, आप भी उनकी विचारधारा से सहमत नहीं है, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो हम भारत के सच्चे नागरिक होने के नाते सीधी मांग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री पर जो भी आरोप लगाए गए हैं, चाहे वो मधु पूर्णिमा किश्वर के हों या प्रोफेसर सुस्वामी के, इनकी जांच होनी चाहिए। अगर इनके आरोपों में लेश मात्र भी सच्चाई है तो कानून अपना काम करे, और अगर नहीं है तो इन दोनों को तिहाड़ में होना चाहिए। ये छोटी मोटी घटना नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमारे आपके ऊपर किसी ने आरोप लगा दिया है, किसी आम नागरिक पर आरोप नहीं लगा दिया है, यद्यपि उसको भी इतना ही अधिकार है। अगर किसी साधारण व्यक्ति पर भी कोई महिला इस तरह का आरोप लगाए तो वो भी मानहानि का केस कर सकता है। मेरा सवाल तो ये है शिव कुमार जी कि भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत हैसियत से या पद पर मौजूद व्यक्ति के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में अपनी निरंतर चरित्र हत्या कर रहे लोगों के खिलाफ कानूनी पहल क्यों नहीं करते? आज तक क्यों नहीं मानहानि का केस किया गया इन दोनों के खिलाफ? क्यों अब तक ये लोग छुट्टा घूम रहे हैं? और कहीं ऐसा तो नहीं जैसा कि कांग्रेस प्रवक्ता कल कह रहे थे पवन खेड़ा, कहीं कि भाई कितनी सीडी हैं, किन किन देशों के पास है, हमें बता दीजिए, तो हम क्या नहीं भारत में भी जानते। सर एप्स्टीन फाइल दिख रही है? आपने महाराष्ट्र की देख ही ली, आपने ये एप्स्टीन सब फाइल्स चीजें सामने आ रही हैं। इंडियन एप्स्टीन फाइल्स का तो तांता लग गया है शिव कुमार। गोवा में एक बीजेपी पार्षद के सुपुत्र ने 30 नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण किया है, वो मामला मुकदमे में बदल चुका है, गिरफ्तारी हो गई। रेवन्ना महाराष्ट्र वाला में तो एक चल नहीं ही है, रहा है, रेवन्ना वाला चल महाराष्ट्र ही रहा है। प्रज्वल रेवन्ना का चल ही रहा है, महाराष्ट्र में उस एक के बाद एक और आ गया है मामला। आज ही खबर छपी है, एक और बाबा है, उसने अपने आप को भगवान शंकर कहकर बताया कि मैं शंकर का अवतार हूं, और एक महिला से कहा कि तुम पार्वती हो, उसके साथ दुष्कर्म किया है, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये इंडियन एप्स्टीन्स तो हर राज्य में फैले हुए हैं, घर घर, क्षमा कीजिए, शहरों शहरों तक फैले हुए हैं, और इनकी मार घरों तक है। महाराष्ट्र वाले बाबा की कुंडली पूरी पढ़ लीजिए, देख लीजिए कहां कहां तक उसकी पहुंच थी, कितनी बड़ी संख्या में उसके पास सीडीज मिली हैं। लेकिन इन सब लोगों से प्रधानमंत्री का दर्जा बहुत बड़ा है, देश का मुखिया है प्रधानमंत्री, उनके ऊपर अगर कोई आरोप लगा रहा है तो उसकी तो जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। हम कभी नहीं चाहते कि हमारे देश की राजनीति में इस तरह के विषय आए, इन पर चर्चा करनी पड़े, हम और आप भी कभी नहीं चाहते इस पर डिबेट करना पड़े। एक बात उन लोगों से जरूर कहना है जिन्हें बड़ा भारी नैतिकता का कीड़ा काट गया है कि नहीं, इन चीजों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह के आरोप लगाना सर नेहरू बहुत। के खिलाफ सदन में खड़े होकर वक्तव्य दिए जाते हैं, पेज के सिलसिलेवार पेज बता के दिए जाते हैं, सन बता के दिए जाते हैं। वो एलिना है कि मैंडविना, मैं तो नाम भी नहीं जानता हूं क्योंकि मैं तो इन सब चीजों को पढ़ता नहीं हूं। बाकायदा नाम प्रस्तुत किए जाते हैं, उस समय सदन में रोका नहीं जाता। मैं वही कह रहा हूं, मैं उन्हीं लोगों से मेरा सीधा सवाल है जिन्हें अचानक नैतिकता का कीड़ा काट गया है, जिन्हें अचानक ऐसा लगने लगा है कि नहीं, प्रधानमंत्री के बारे में ये सब बात नहीं होनी चाहिए, ऐसे आरोप नहीं लगना चाहिए। पिछले 70 साल से महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव की पत्नी, किनके बारे में इन लोगों ने अनर्गल प्रलाप नहीं किया है? तब ये नैतिकतावादी लोग किस बिल में छुपे हुए थे?
तब इतनी जोर से इनको पीड़ा नहीं हुई कि पंडित नेहरू के बारे में सदन में खड़े होकर इस तरह की गलीज बातें नहीं की जाएं, तब इनमें से किसी ने नहीं रोका। हम देख रहे थे लश्कर नोएडा की एंकरनियां लंबे लंबे ट्वीट कर रही थी मधु पूर्णिमा किश्वर को लेकर कि राज्यसभा चाहिए थी, इसलिए इस तरह के आरोप लगा रही हैं, राज्यसभा नहीं मिली। क्या सर इनसे किसी ने उन्होंने मेल करके पूछा कि मुझे राज्यसभा दिलवा दो? मधु पूर्णिमा किश्वर ने 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। उनका ट्वीट देखिए, उन्होंने कहा है कि अगर कोई ये साबित कर देगा कि मैंने राज्यसभा मांगी थी बीजेपी से या मोदी से, तो मैं 1 करोड़ रुपए दूंगी। उन्होंने कहा कोई सबूत पेश कर दे। मेरा मानना तो ये भी है, ये बात भी हो सकता है सच हो कि वे राज्यसभा में जाना चाहती थी और नहीं मिली राज्यसभा, तो आरोप लगा रही है। तो भाई सरकार उनके खिलाफ केस क्यों नहीं कर रही है? मुकदमा दर्ज कराए नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से, ये तो व्यक्तिगत मामला भी है। प्रधानमंत्री पद को रख दीजिए एक तरफ, ये व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र सुपुत्र दामोदर दास मोदी निवासी 7 लोक कल्याण मार्ग नई दिल्ली का व्यक्तिगत विषय भी है। सर सेवा तीर्थ बोलिए। सेवा तीर्थ उनका दफ्तर है, 7 लोक कल्याण मार्ग उनका आवास है। चलिए चलिए, मैंने याद दिलवाया कि सेवा तीर्थ भी हो गया है। बिल्कुल हो गया है। तो उन्हें मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कराना चाहिए? अब तक क्यों सो रहे हैं? क्यों नहीं पूरा मंत्रिमंडल एकदम उतर पड़ा? अच्छा, इसमें एक बारीक चीज और नोट कर लीजिए जी। नरेंद्र मोदी के चरित्र पर इतने गंभीर हमले हो रहे हैं। पहले सुब्रमण्यम स्वामी लंबी फहरिस्त गिनाते थे कि चीन जाते थे तब क्या करते थे, और उससे गुजरात पहले एक में थे। नाम और जोड़ लीजिए, कपिल मिश्रा। उससे पहले कपिल मिश्रा, वो तो भूल ही गए, उनके बिना तो ये कथा अधूरी रह जाएगी। ये नरेंद्र मोदी चालीसा इसके बिना तो पूरा होगा ही नहीं। कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी के विधायक दिल्ली विधानसभा में सीडी सुनवा रहे थे, ऑडियो सुनवाया था, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हैं, वो दस्तावेज जमा हैं वहां पर। और सुब्रमण्यम स्वामी और मधु किश्वर के बयान, इन पर जो मैं बारीक बात आपको ध्यान में लाना चाहता हूं, आपके ध्यान में, इन पर संघ और बीजेपी के लोग चुप्पी क्यों साधे हैं? कोई ढाल बनकर सामने क्यों नहीं आया नरेंद्र मोदी? क्यों नहीं पूरी सरकार, सारे प्रवक्ता उतरे? गोदी मीडिया के एंकर उतरे हैं, लेकिन प्रवक्ता नहीं उतरे उस रूप में। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। तो कहीं भीतर ही भीतर हमारी जेल में सुरंग, कहीं ऐसा तो नहीं है नरेंद्र मोदी की जेल में सुरंग जय वीरू ने कर दी हो? ये जय वीरू विभीषण कौन है? पार्टी के भीतर 7 लोक कल्याण में, तीर्थ सेवा तीर्थ में, झंडेवालान में, दीनदयाल परिसर में, केशव कुंज में, ऐसा तो नहीं है सब जगह सुरंग हो गई हो। इसलिए ये आपका सवाल $1 मिलियन क्वेश्चन है कि मोदी के किले में, मोदी की स्वर्ण नगरी लंका में विभीषण तो है कोई, एक या अनेक। वरना कोई वजह नहीं है कि मोदी इस वक्त सबसे कमजोर पायदान पर खड़े हैं। उन्हें साथ देने के लिए, उन्हें सहारा देने के लिए पार्टी और संघ के भीतर से कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। हमारी चिंता का विषय मधु किश्वर के आरोप नहीं है। हमारी चिंता का विषय देश के प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा है, उनका पद है। व्यक्तिगत रूप से भी जो व्यक्ति हमारा प्रधानमंत्री है, उसके मान सम्मान की चिंता भी हमारा विषय है। और इन सब के बाद अंतिम बात, कहीं ऐसा तो नहीं है जो राहुल गांधी कहते हैं कि प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड हैं। इन सब बयानों का जो लुब्बो लुभाव है वो यही है कि नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं किसी ऐसी चीज में घिरे हुए हैं, कोई ऐसी नस है जो किसी ने दबा रखी है, और उसी के चलते कहीं उनका भयादोहन तो नहीं हो रहा। ब्लैकमेल शब्द इसको अंग्रेजी में कह लीजिए, वो भी राहुल गांधी का शब्द है, हम नहीं कह रहे। राहुल गांधी ने कहा है वे ब्लैकमेल हो रहे हैं। तो ये देश की चिंता का विषय है। नरेंद्र मोदी से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें प्रधानमंत्री से लेना देना है। अगर शिव कुमार मिश्रा, डॉक्टर राकेश पाठक का प्रधानमंत्री किसी ऐसे काम में लिप्त है जिसकी वजह से वो डरा हुआ है, घिरा हुआ है, भीतर या बाहर के लोग उसकी नाभि का पता दे रहे हैं,
तो ये बहुत चिंता की बात है। इसी में उस सवाल का उत्तर छुपा है कि क्या नरेंद्र मोदी के इस्तीफे के आसार बढ़ते जा रहे हैं। मेरा मानना यह है कि आसार तो बढ़ रहे हैं, लेकिन वे बहुत आसानी से इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि वे ये भी जानते हैं जिस कुछ उस दिन बात कुछ तो भी हो सकता। जी जी शिव। सर, अंतिम आपने कुछ लाइन कही तो उसी समय कुछ नेटवर्क इशू आ गया था, तो वो बात कह दीजिए कि उनके मैं दोबारा कह देता हूं। इस्तीफा तो वो नहीं देंगे। देखिए, इस्तीफा तो नरेंद्र मोदी जी नहीं देंगे, और बहुत आसानी से नहीं देंगे, क्योंकि वे जानते हैं जिस दिन वे पद पर नहीं रहे, इस देश का कानून कुछ न कुछ तो जरूर करेगा। और वे जानते हैं किन किन मामलों में कानून ने अगर अपना काम किया तो उनकी अंतिम परिणति क्या होगी, वे कहां होंगे, इस बात को वे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए वे इस्तीफा तो नहीं देंगे। जी चलिए सर, देखते हैं, इंतजार करेंगे क्या होगा इसका लॉस प्रॉफिट। फिलहाल आपका जी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।